इस्लामाबाद से अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना की जानिब से पेशावर मेट्रो बस मंसूबे में 14 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले आतिफ रईस के खिलाफ फ्रॉड और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा वापस लेने की मुखालिफत की गई है। अब यह मामला कानून की रोशनी में अदालत में ही हल होगा। आतिफ रईस के बारे में आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। अली जैदी उन्हें अपना भाई करार देते हैं और इसका इजहार वो अपनी ट्वीट्स में भी जो है ना वो कर चुके हैं। अली जैदी जब भी इस्लामाबाद आते हैं उन्हीं के घर में ठहरते हैं। ज़राए का ये दावा है कि आतिफ रईस का मुकदमा ख़त्म करवाने के लिए डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को भी ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 15 जुलाई को वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के इंतहाई करीबी दोस्त आतिफ रईस और उनकी कंपनी LMKR के खिलाफ FIA की जानिब से दर्ज FIR को वापस लेने की मंजूरी दी गई। हैरानकुन बात यह है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली निजी कंपनी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई खत्म करवाने के लिए वफाकी काबीना का सहारा लिया गया, जिसकी ना तो माजी में कोई मिसाल मिलती है और ना ही रूल्स ऑफ बिजनेस में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। ज़राए का यह भी दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत पर FIA का मुकदमा खत्म करवाने के लिए समरी तैयार की गई। LMKR पर 2009 तक मुख्तलिफ मॉड्यूल्स की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फराहम करने की पाबंदी थी। LMKR की जानिब से 2009 में मुकम्मल होने वाला मनसूबा 2017 में भी मुकम्मल ना हुआ तो फिर FIR दर्ज करवा दी गई थी। काबीना अरकान की भरपूर मुखालिफत के बायस वफाकी काबीना ने आतिफ रईस और LMKR के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने का जो फैसला है इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। सवाल यह है कि क्या इक़्तिसादी राबता कमेटी को खिलाफ़ ज़ाब्ता इस्तेमाल करने वाले अरकान की निशानदेही होगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं, या बहुत से दीगर मामलात की तरह इस पर भी जो है ना इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, रफा दफा हो जाएगा ये मामला। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इन सारे मामलात से लाइल्म थे कि आतिफ रईस अली जैदी के दोस्त हैं, फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कटी हुई है, माजी में फ्रॉड का उनके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा है, उसके बावजूद उन्हें BRT का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हमेशा बातें करते थे, क्या वो इस सारे मामले से लाइल्म थे, उन्हें लाइल्म रखा गया? अगर तो उनके इल्म में था तो फिर तो ये बहुत ही बड़ी इसको गलती कह सकते हैं। शाजी, देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे गुज़श्ता बिलखुसूस 2013 से 2017 तक, वो इस बात को सबसे ज़्यादा प्रचार करते थे कि मफादात का टकराव क्या है, काबीना के अंदर मौजूद लोगों का मफादात का टकराव कैसे होता है, कैसे एक आइडियल काबीना होती है, वो यही बात किया करते थे। लेकिन अब हम अमली तौर के ऊपर देखें तो मफादात के टकराव की सबसे बड़ी एग्जाम्पल सामने है। और आपका जो सवाल कि क्या ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। हाँ। इसलिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हिदायत जाती हों कि इस मामले को हल किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की हिदायत के ऊपर समरी बनती हो, तो इसका मतलब है कि काबीना के किसी न किसी रुकन ने ही इस सारे मामले के लिए लॉबिंग की, इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए ECC के अंदर टेकअप करवाया। और बिलखसूस वो काम जो ICC का मैंडेट नहीं है, इस मामले को हमने पहले ब्रेक किया था कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी के जो दोस्त हैं, जिसको अपना भाई कहते हैं आतिफ रईस साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है LMKR कंपनी के, उनके खिलाफ FIA में दर्ज FIR वापस लेने की मंजूरी दी गई है। लेकिन अब हम एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाज़रीन को देने जा रहे हैं कि 15 जुलाई 2020 का फैसला जो कि ECC ने किया था, उसको वफाकी काबीना के अरकान की भरपूर मुखालफत के नतीजे में काबीना ने उसकी तौसीक करने से इनकार कर दिया है। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल 17(1)(c) के तहत अगर वफाकी काबीना उस फैसले की तौसीक नहीं करती तो उसकी कोई कानूनी उसकी हैसियत नहीं होती, तो वो रिजेक्ट हो गया। अब मामला ये है कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की सरबराही में कमेटी बनी, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, 2 और अरकान थे, और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का मामला, फ्रॉड का मामला, उसके अंदर वो CRPC के सेक्शन लगे हुए हैं। हाँ। FIA की FIR में। उसके बावजूद वो कहा कि काबीना ECC जिसका रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ये रोल ही नहीं था,
उन्होंने उसको मंजूरी दी। अच्छा, मंजूरी उज़र क्या पेश किया गया? ज़ाहिर जब समरी तैयार की सुहेल भट्टी के मुकदमा वापस लिया जाए, ज़ाहिर कोई वजह बताई होगी ना, कोई डिटेल्स बताई गई होंगी कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये फैसला करने जा रहे हैं या मंजूरी देने जा रहे हैं या इस वजह से ये समरी तैयार की जा रही है तो इस मुकदमे को वापस लिया जाए। वो वजूहात क्या थी? शादी, मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, उसके अंदर कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ ये मामला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डायरेक्शन थी, कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट मांगी और उसके बाद जो LMKR कंपनी है उसके साथ हम तस्फिया करना चाहते हैं। अगर तस्फिया करना है तो FIA और नैब के सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जो जिनके खिलाफ, जिन्होंने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, अवामी दौलत को नुकसान पहुंचाया, तस्फिया करना चाहते हैं। तो फिर क्या वफाकी काबीना और ICC जी, तो क्या ICC सबको तस्फिया करेगी? कतई नहीं। ये कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन नहीं थी। ज़रा ये कहते हैं कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक मातहत NITB इदारा है, उसके जो सरबराह हैं उनका भी ज़राए का ये दावा है कि उनका अली ज़ैदी साहब के वो भी करीबी दोस्त है और उसी NITB का ही ये प्रोजेक्ट था और उसके CEO के ज़रिए से इस तस्फिया के लिए सारी राह हमवार हुई कि ये कंपनी जिसने 2009 में जो सिस्टम देना था, सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन मॉड्यूल देने थे, 2009 में नहीं दे सकी। अब वो 14-15 साल बाद, जो 2006 में अलॉट हुआ था, 2020 में वही चीज़ें दोबारा देगी। उस वक्त देगी जब वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा NITB FIA को दरखास्त देगा कि हम ये मुकदमा वापस ले रहे हैं। फिर 2 हफ्तों के बाद LMKR आतिफ रईस साहब वो CDA को वो तमाम सॉफ्टवेयर और अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। पाकिस्तान के तारीख में, दुनिया के तारीख में ऐसा कभी नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कौमी खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया हो, आप पर मुकदमा दर्ज हो और वज़ीर आज़म के साथ आतिफ रईस साहब ये दौरों पर भी जाते रहे हों, ये किस हैसियत में जाते थे? हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि पता चलाया जाए कि उनकी क्या हैसियत थी। कोई उनकी ऑफिशियल हैसियत नहीं थी। हाँ, एक ही उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत थी कि वो फाकी वजीर बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब के करीबी दोस्त हैं। हाँ। अली ज़ैदी साहब जिन्हें अपना भाई कहते हैं, अली ज़ैदी साहब जिनके घर में इस्लामाबाद में क़याम करते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी एक रिकॉग्निशन थी। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और अपोजिशन की नैब के खिलाफ उठती आवाज़ों के बाद अब नैब के कवानीन में तब्दीली का एक माहौल बनता हुआ नज़र तो आ रहा है। ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है और बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से हुकूमत को नया कानून बनाने की भी पेशकश की। ज़रा देखिए क्या कहा बिलावल भुट्टो ने। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें, जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे। इस हवाले से हुकूमत ने भी मुस्बत जवाब दिया और कहा कि नैब कवानीन में तब्दीली के लिए मुशावरत के लिए हम तैयार हैं। आपके इल्म में है कि अपोजिशन ने नैब के कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। हमने उनसे कहा कि आइए मिल बैठते हैं, इसको देख लेते हैं, एग्जामिन कर लेते हैं। हम हाजिर हैं और हमने उनके सामने एक प्रपोजल पेश कर दिया है और हुकूमत ने अब नैब कवानीन में तरमीम का एक मुसवदा भी तैयार किया है। नैब कवानीन में तरमीम और दीगर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी भी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से नैब कवानीन में मुजवज़ा तरमीम का मुसवदा अपोजिशन को दिया जा चुका है, जिस पर अपोजिशन के रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सामने आने वाले नैब के मुजवज़ा मुसवदे के मुताबिक नैब किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार मतलब कि पब्लिक ऑफिस होल्डर से बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक ना हो, और अगर अवामी ओहदेदार के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या किसी स्कीम से माली फ़ायदा उठाने का सबूत नहीं मिला तो क़वायद व ज़वाबित की बेकायदगी होने पर नैब का जो कानून है ये लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार के ज़ेर कफ़ालत या बेनामीदार ने फ़ायदा उठाया तो नैब कानून लगेगा। हुकूमती मुसवदे के मुताबिक अवामी ओहदेदार के असासे इसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR करेगा और इसमें से जिसकी कीमत ज़्यादा होगी उसे दुरुस्त माना जाएगा। इसी तरह अवामी ओहदेदार और उसके ज़ेर कफ़ालत के नाजायज़ फ़ायदा उठाने से मुतालिक ठोस सबूत देना होंगे, जबकि अवामी ओहदेदार के अच्छी नीयत से किए गए किसी भी फैसले पर नैब कानून का इत्तलाक नहीं हो सकेगा। जबकि इस मुसवदे में अहम तजवीज़ ये भी दी गई है कि चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन
में नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, लेकिन ये तोसी कितने अरसे के लिए दी जा सकती है, इस हवाले से मुसवदे में कुछ वाज़ेह नहीं है। जबकि मौजूदा कानून के मुताबिक चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की होती है और इसमें तोसी नहीं दी जा सकती। सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई नैब कवानीन में तब्दीली हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ अदालत उज़्मा में 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम और नैब की कारकर्दगी से मुतालिक उठाए गए सवालात के बाद चेयरमैन नैब जस्टिस डाइट जावेद इकबाल ने जवाब जमा करवाया है। चेयरमैन ने जवाब में कहा है कि मौजूदा एहतसाब अदालतें जो हैं ये मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताख़ीर हो रही है। हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए। अदालतों में तैनाती के लिए 120 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़िमान की मुतफरिक दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तनाई भी केसेस के फैसलों में ताख़ीर की बहुत बड़ी वजह है।